नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो न्यू बैच स्टार्ट करे हैं, जिसमें 3 क्लास ऑलरेडी हो गई है, आज हम चौथा क्लास देखेंगे और इस सीरीज में टोटल 28 क्लास होने वाली है। ठीक है भाई। एसएससी के कोई भी एग्जाम अगर आपको देना हो और पास करना हो, एग्जाम तो पूरा दुनिया देता है ना साहब, मजा तो तब है जब तुम पास करके दिखाओ। तो पास करना हो तो हमारे तरफ से 35 सीरीज अभी अभी समाप्त हुआ है कुछ ही दिन पहले, और ये 28 सीरीज और साथ में एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट जो है रोजाना आप लगाइए। आपकी जो है प्रॉब्लम जीके जीएस तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, है ना। दूसरी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाता तो उसमें आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन जीके जीएस में हमारे तरफ से क्लीन चिट पास। ठीक है भाई, अगर अच्छे से आपने ये दोनों कर लिया और एक मॉक टेस्ट रोज लगा लिया तो ठीक है। बात में कितनी सत्यता है ये आपको भी पता होगा, है ना। चलिए, ये है भैया हमारा कंटेंट जो है प्राप्त करने वाली मोबाइल नंबर। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय करते हैं एक छोटी सी फी अदा करके। फी जो है एक नोटबुक के जैसा होता है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में पैसा की क्या अहमियत होती है। ठीक है मेरे भाई। इस व्हाट्सएप पे आप हमारे लिंक के थ्रू भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो हमने 35 सीरीज की बात करी वो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का लिंक। तो आप पहले विजिट करें, देखें, समझे, परखे, तब कंटेंट के लिए आए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, मोत्सु उत्सव जो नागालैंड का एक प्रमुख उत्सव है, इसमें मो शब्द का अर्थ क्या है। आजकल ट्रेंड बदल गया है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, तो आपको उसी रास्ते पे चलना होगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे। मोत्सु उत्सव ये नागालैंड का है, ये क्वेश्चन से स्पष्ट है। तो इसमें मो का क्या अर्थ है, तो मो का अर्थ होता है भैया बीज बोना। क्या होता है? बीज बोना। अब देखिए मोत्सु, मो का अर्थ है इसमें बीज बोना, और आत्सु जो आधा पार्ट बच गया संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है समाप्त होना। अर्थात बुआई का काम, जो बीज बोने का काम होती है फसलों की, है ना, जब काम पूरा हो जाता है तब नागालैंड में खास करके आओ जनजाति के लोग यह त्योहार जो है सेलिब्रेट करते हैं, मोत्सु। तो आज के बाद मोत्सु भूलना मत, बीज बोने की त्योहार है ये। मो का मतलब बीज बोना, अत्सु का मतलब समाप्त होना। जब बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है, जो मौसम होती है ना, काम पूरा होने के बाद जो है आओ जाति के लोग नागालैंड में यह त्योहार मनाते हैं। दूसरा त्योहार की बारी आ गई साहब, लाई हरोबा। लाई हरोबा मणिपुर का प्रमुख त्योहार है ना। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है, जिसका शाब्दिक अर्थ लाई का अर्थ होता है देवता, है ना। लाई का क्या अर्थ होता है? देवता। हमारे यूपी बिहार में लाई का क्या अर्थ होता है? जो चावल का नहीं बनता है ममरा, जिसका झाल मुड़ी बनता है, उसे बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लाई का अर्थ होगा देवता, और हरोबा का अर्थ होता है आनंद, उत्सव, है ना। तो देवताओं का उत्सव एक तरीका से लाई हरोबा है, और इसमें जो है पार्टिसिपेट तो ऐसे सभी लगभग जनजाति के लोग करते हैं, लेकिन मेतई समुदाय के जो लोग हैं, जो मणिपुर में काफी बड़े समुदाय भी है, मेतई समुदाय, समय समय पे इनके नाम आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। तो ये मेतई समुदाय के लोग इसमें काफी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, है ना। यह त्योहार उमंग लाई यानी जंगल और पर्यावरण की देवताओं को समर्पित है। ठीक है भाई, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, एक एक बात ध्यान रखेंगे, है ना। लोसार, यह अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के पार्ट में जो है मनाया जाता है। यह बौद्धों से जुड़ा हुआ त्योहार है, जिसका शाब्दिक अर्थ लो का अर्थ होता है वर्ष और सा का अर्थ होता है नया। अर्थात लोसार जो है ये न्यू ईयर के जैसा त्योहार है ना, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है भाई, हैप्पी न्यू ईयर वाला त्योहार है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नीसी जनजाति, जो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है, याद करो पहला क्लास मोपिन सोलुंग त्योहार वगैरह को, वहीं पे ये भी बताया था, है ना, न्यूकोम त्योहार के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नीसी या न्यासी, से भी न्यासी भी पढ़ते हैं, है ना, तो नीसी या न्यासी जो जनजाति है ये सबसे बड़ी जनजाति भी है। इनके द्वारा न्यूकोम त्योहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसमें कुंभ का अर्थ होता है साहब एकता, है ना, एकता, यूनिटी, है ना। कुंभ का अर्थ क्या होता है? एकता, यूनिटी, सामूहिकता, है ना, और या साथ आना। तो भाई एकता है तो साथ में, बात तीनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। और न्यो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, है ना। तो इन दोनों टर्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो जरूर याद रखें। यह त्योहार हर साल 26 फरवरी को फिक्स है। कुछ एक त्योहार जो है ना उनके डेट फिक्स होते हैं, जैसे क्रिसमस डे 25 दिसंबर को फिक्स होता है क्रिसमस डे,
है ना। इसके अलावा मकर संक्रांति 14 या 15 इनके लिए 2 डेट है, फिक्स है। उसी प्रकार से जो ये अरुणाचल प्रदेश के न्यूसी त्योहार है ये 26 फरवरी को फिक्स है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे नागालैंड के जो आपके हॉर्नबिल त्योहार है, इनका भी डेट फिक्स है, शुरुआती 10 दिन दिसंबर महीना के, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाई हरोबा। लाई हरोबा के अवसर पे, अच्छा लाई हरोबा त्योहार के बारे में बताया था, लेकिन लाई हरोबा के जो अवसर पे नृत्य किया जाता है ना, देवी देवता होता है उनके बारे में यहाँ बताऊंगा। अच्छा देवता के बारे में बता दिया था, है ना। तो लाई हरोबा के अवसर पर फंजिंग देवता को समर्पित खम्बा थोईबी नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है ये खंजिंग देवता को समर्पित है और ये लाई हरोबा के अवसर पे किया जाता है। नहीं देखे हैं ना लुसेंट पुसेंट और कहीं और पे, तो कहाँ देखोगे, यहाँ आओगे तो ही देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पास कराने के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए, न कि पैसा कमाने के लिए। पैसा तो बहुत आता है मेरे पास, भगवान के दया से घर द्वार चल जाता है, इतना सरकार दे देता है, ठीक है। माईबी नृत्य, है ना, ये माईबी नृत्य ये भी किया जाता है। थोंगल जोगई, है ना, ये तीनों के तीनों नृत्य मणिपुर से ताल्लुकात रखते हैं साहब, और विशेष किस अवसर पे, लाई हरोबा के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। ये है बोनालू। बोनालू है तेलंगाना का त्योहार, है ना, बोनालू तेलंगाना का त्योहार है। ये तो बहुत दिन से आप रट रहे हैं तो समझ में आ ही रहा है ना। जिसका शाब्दिक अर्थ तेलुगु में भोजनम शब्द से आया है। तेलुगु का शब्द है भोजनम, संस्कृत जैसा सुनने में लग रहा है ना, संस्कृत में भी भोजनम होता है। तो बोनालू, बोनालू, है ना, ये यहीं से आया है, जिसका अर्थ होता है भोजन या दावत ना, भोजन या दावत होता है। बोनालू में कौन देवी का पूजा हो रहा था, काली दी माता का पूजा हो रहा था, काली माता का, है ना। एक तेलंगाना का ही त्योहार है और लोकप्रिय बतुकुम्मा। बतुकुम्मा यह तेलंगाना का प्रमुख त्योहार है, जिसका शाब्दिक अर्थ बतुक, बतुक शब्द का अर्थ होता है जीवन, है ना, जीवन। और जो अम्मा बच गया ये तो सभी जानते हैं, अम्मा अर्थात माता, ठीक है भाई। तो बतुकम्मा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है फूलों का त्योहार, है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है फूलों का त्योहार, है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। क्या मैंने बोल दिया, शाब्दिक अर्थ फूलों का त्योहार नहीं होता है। बतुक मतलब होता है जीवन, और अम्मा मतलब होता है माता, और इस त्योहार को फूलों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है। माता, ये वर्ड बहुत ही गंभीर है भाई। मी दम मीफे, है ना, यह अहोम जनजाति द्वारा असम में मनाया जाता है। मी दम मीफे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मी का अर्थ होता है ऑफरिंग, दम का अर्थ होता है पूर्वज या यंगस्टर, है ना। इसके अलावा फी का गॉड्स। तो इस प्रकार से आप उसे याद रखेंगे। माफ कीजिए उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। मी का होता है अर्पण करना, इसे ऑफरिंग सही तो बताया, अंग्रेजी में बताया, ठीक है। दम का होता है पूर्वज यंगस्टर, और फी का होता है देवता। तो ये जो त्योहार है मी दम मीफी, है ना, ये क्या होता है, पूर्वजों के सम्मान में मनाया जाने वाली असम का एक त्योहार है, जिनके अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे नुआखाई, नुआखाई का है ना, नुआ का हो जाता है नया, नुआ का हो जाता है नया, है ना। अखाई का मतलब होता है खाना, तो नया खाना से ताल्लुकात रखते हैं यह त्योहार, और यह उड़ीसा में मनाया जाता है, नौखाई त्योहार। पोंगल, पोंगल तो बहुत बार मनाए हैं आप, है ना, मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है पोंगल, और ये कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय, और ये कितने दिनों तक चलता है, 4 दिनों तक चलता है। तो पोंगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साहब, उबालना या छलकना, 4 दिनों तक चलता है, बताया था। मट्टू पोंगल, कन्नू पोंगल, भोगी पोंगल, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा विशु, यह केरल का हैप्पी न्यू ईयर है, यानी मलयाली नव वर्ष का त्योहार है यह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान, है ना, समान। यूक्विनोक्स होता है ना, जब दिन और रात की अवधि समान होती है, वैसा ही ये समान जो है यहाँ पे, ठीक है भाई। इनके अलावा नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2026 में वितरित किए गए पद्म अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो बाबू यहाँ तक पहुंच गए हो ना, और कंटेंट नहीं लोगे तो इसको नोट कर लेना नोटबुक में अपने, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके, जैसा आपको लग रहा है अच्छा कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आना ही आना है एक क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखेंगे। इसमें मैंने आर्ट सेक्टर से जो पद्म अवार्ड बांटे गए उनको क्लियर किया हूं, खाली खाली आर्ट सेक्टर वाला है, ठीक है भाई। तो इसके स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। वर्ष 2026 के लिए 113 पद्मश्री पुरस्कार बांटे गए,
ठीक है, ये अपने आप में 113 पद्मश्री दिया गया था। तिरुवार भक्त वत्सलम को कर्नाटक संगीत के तहत मृदंग वादन हेतु 2026 का पद्म भूषण अवार्ड नहीं दिया गया, इन्हें पद्मश्री ही दिया गया था। नहीं तो ये भी सही हो जाता, नाम सही है, इनके जो क्षेत्र हैं वो भी सही है, लेकिन अवार्ड की जो है ना थोड़ा बड़का लिख दिया हूं मैं, इसीलिए गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, अनदर इज रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिनमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, और रेस्ट जो हो जाएगा वो आपका पद्मश्री हो जाएगा 113। ठीक है। सुश्री गायत्री, अब देखो किसको किसको मिला है, उनका क्षेत्र याद रखना, उनसे संबंधित कुछ और फैक्ट रहेगा तो वो भी याद रखना है। सुश्री गायत्री बाला सुब्रमण्यम और सुश्री रंजनी बाला सुब्रमण्यम, यानी ये सुब्रमण्यम बहनें हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में बहन है ना। इनको जो है मतलब कंबाइंड रूप से कर्नाटक संगीत के सेक्टर में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2026 के लिए। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और ये वायलिन भी अच्छा बजा लेती है दोनों बहना। ठीक है, तो इनके कई रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनका नाम ही पूछ दे और पूछे ये किससे संबंधित है। ऑप्शन में 2 चीज हो सकते हैं, कर्नाटक संगीत या वायलिन वादन। ठीक है, या फिर कर्नाटक संगीत के तहत वायलिन वादन से तो भी चलेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे इनको 2026 में दोनों बहन को जो है पद्मश्री दिया गया। जैसे झावेरी बहन का नाम आपने सुना होगा, है ना, झावेरी बहन का नाम आपने सुना होगा, दीपिका, दर्शना, नयना, सुवर्णा, ये मणिपुरी डांस से संबंधित होती है आपका क्या, झावेरी बहना। उसी प्रकार से ये जो है बहना है दोनों, और इस बार जो है अवार्ड जीती है। इसके अलावा एन राजम, उत्तर प्रदेश के एन राजम विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं ये, है ना। इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गायकी अंग को विकसित करने में भूमिका निभाई थी। 2026 में इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एन राजम साहब को VVI करके रखेंगे। ठीक है, और इनके जो एडिशनल जानकारी है, गायकी के किस पार्ट को जो है इनको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, तो अंग। ठीक है भाई, अंग स्टाइल। इनके अलावा भरत सिंह भारती, भोजपुरी लोक संगीत के संरक्षक, है ना, और गुरुजी, इन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के रहने वाले हैं, भारती सिंह, भरत सिंह भारती। इनके अलावा महाराष्ट्र के इस आदिवासी कलाकार जैसे भिकल्या लाडक्या धिंदा, इनका नाम है, ये 90 वर्ष के हैं, तारपा बजाते हैं, और इनके लिए इन्हें 2026 में पद्मश्री दिया गया है। तारपा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है स्थानीय, जो लौकी और बांस के लकड़ी के सहायता से बनाया जाता है, और इनके वादन हेतु ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 90 वर्ष का कलाकार जिनका नाम है भिकल्या लाडक्या धिंदा, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ये भपंग, भपंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो राजस्थान में, भपंग, अलगोजा, ये सब आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तुरही भी, है ना, तो ये भपंग राजस्थान में ही एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। इनके वादन हेतु 2026 में इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को। यमनम जात्रा सिंह, देखिए सिंह आ गया है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंह आ गया है तो 2 चीज पे फोकस करना है। अगर एग्जाम में कभी आप भूल जाओ तो एक सिंह जो रहता है ना, ज्यादातर जो सिंह है ना, सबसे ज्यादा एक ही चीज याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिंह जो है वो मणिपुरी नृत्य से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है, जैसे गुरु बिपिन सिंह, अमली सिंह, अमूवी सिंह, है ना, सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, नल कुमार सिंह, ये सभी के सभी जो है कहाँ चले जाते हैं, आपके मणिपुरी नृत्य में। ठीक है, तो यमनम जात्रा सिंह इनका नाम है, ये नट संकीर्तन के लिए इन्हें जो है पद्मश्री 2026 दिया गया है, नट संकीर्तन के लिए। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे ही चीज पूछा जाएगा आपको। तगाराम भील, ये अलगोजा वादन हेतु इन्हें 2026 में पद्मश्री दिया गया है। तगाराम भील अलगोजा के लिए, अलगोजा भी मैंने बताया राजस्थान में एक पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है। ये दो बांसुरी का एक ग्रुप जैसा एक वाद्य यंत्र होता है, जैसे आप एक बांसुरी को देखते हो फ्लूट, वैसे ही एक साथ 2 बांसुरियों का गुच्छ जैसा रहता है ये अलगोजा, और इनके लिए राम भील को दिया गया है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तिरुवारूर भक्त वत्सलम, कर्नाटक संगीत के दिग्गज मृदंगम कलाकार, है ना, इन्हें पद्मश्री 2026 दिया गया है। जो स्टेटमेंट सेकंड में डाला गया था, लेकिन वहां पे पद्म विभूषण लिखे हुए होने के कारण गलत हमने करार दिया था इनको। श्री धर्मिक लाल
चुन्नीलाल पांड्या, ये हार्दिक पांड्या का कोई होंगे ऐसी जरूरी नहीं है, को आख्यान कला के लिए 2026 का पद्मश्री दिया गया है, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा आख्यान कला के लिए, ठीक है, गुरु गिरिमिला बालाकृष्णा प्रसाद को कर्नाटक संगीत के सेक्टर में 2026 का पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन्होंने तल्लापाका अन्नमाचार्य संकीर्तनों को लोकप्रिय बनाने में अपना अहम योगदान दिए हैं। ये जो मैं एडिशनल जानकारी पद्मश्री के अलावा दे रहा हूं, ये बहुत ही काम के हैं। ये अगर आपने तैयारी कर ली तो समझिए आप सिर्फ 10% बच्चे से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि 90% ये बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई पढ़ाएगा ही नहीं, समझे ना। इतना टाइम कहाँ है रे बड़े बड़े टीचरों के पास कि तुम्हें पढ़ाएंगे, है ना, इतना टाइम है रिसर्च करने का। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी, ये बात 100% सही है कि आपके बड़े टीचर सिर्फ वही फैक्ट देंगे जो कभी न कभी एग्जाम में आ रखा है, आने वाली बात करता ही नहीं है, ठीक है। और मैं भी यही बात सत्य है कि मैं भी वैसा ही करता हूं कि जो क्वेश्चन कभी न कभी पूछे जा चुके हैं और जिससे पूछे जाने की संभावना है, वो तो बताता ही बताता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है वो भी बताता हूं, ठीक है भाई। तो ये प्लस पॉइंट है, आप कंटेंट को वैल्यू करो, चैनल को जाने दो, गोली मारो, है ना। दीपिका रेड्डी कुचिपुड़ी, ये तो बहुत ही फेमस कलाकार है। जो भी रेड्डी सरनेम होते हैं ना, वो ज्यादातर आपके कुचिपुड़ी से ही संबंधित होता है। दीपिका रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना, राधा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, है ना, ये सभी के सभी आपके कुचिपुड़ी डांस से ही संबंधित है। थिरुमुराई के महान गायक ओथुबुर तिरुत्तानी स्वामीनाथन, ऐसा नाम है, और ये किनके गायक हो गए, थिरुमुराई के, इन्हें पद्मश्री 2026 दिया गया है, ठीक है। सत्रिया नर्तक हरिचरण सैकिया, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। 2000 में जो है इन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और जितने भी सैकिया या बोरबयान सरनेम होता है ना, बोरबयान, सैकिया या बोरबयान सरनेम, ये आपके जो है लगभग सत्रिया नृत्य से ही जुड़े हुए होते हैं। इन्हें भी 2026 में पद्मश्री दिया गया है। कलामंडलम बिमला मेनन को 2026 में कला के मोहिनीअट्टम सेक्टर में, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, केरल का महिला प्रधान नृत्य है, अर्थात इसमें कोई भी पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो इस मोहिनीअट्टम के सेक्टर में कलामंडलम बिमला मेनन जी को पद्मश्री 2026 दिया गया है। और इन्होंने तिरुवनंतपुरम में केरल नाट्य अकादमी की स्थापना भी करे हैं, इन्हें भी ध्यान आपको रखना है। तमिलनाडु के आर कृष्णन को नीलगिरी की लुप्तप्राय कुरुम्बा आदिवासी कला को पुनर्जीवित करने के लिए आर कृष्णन को पद्मश्री 2026 दिया गया है। पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर के प्लेयर है, संतूर के बहुत कम प्लेयर हैं, तो इसीलिए आपको जरूर याद होगा ये, इन्हें पद्मश्री 2026 दिया गया है, तरुण भट्टाचार्य साहब को, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पोखिला लेखपी, है ना, पोखिला लेखपी कार्बी लोक संगीत, देखिए कार्बी अंगलोंग एक पहाड़ी का नाम है, कार्बी अंगलोंग, ठीक है, ये भी असम साइड में है, उसी से आप इसे पकड़ लेंगे। कार्बी लोक संगीत कहाँ का, असम का हो जाएगा। इनके लिए 2026 में पोखिला लेखपी को जो है पद्मश्री दिया गया है। अब यहाँ पे एक लास्ट है इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ फैक्ट, वर्ष 2026 में भारत ने अपना कौन सा नंबर के गणतंत्र दिवस मनाए हैं, तो 77वां। पहला कब मनाए थे, 1950 में। 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे शहनाई वादन का काम कौन किए थे, बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो ये 77वें क्रमांक के थे, और 77वें क्रमांक पे जो चीफ गेस्ट आए थे, ये यूरोपियन यूनियन के 2 वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, इन्हें ध्यान रखेंगे। पहला अवसर था जब कोई संस्था का हेड आए थे आपके हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारत में ऐसे कितने व्यक्ति हुए जिन्होंने पहले योजना आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किए और बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए, तो एकमात्र व्यक्ति वो है प्रणब मुखर्जी, प्रणोदा, ठीक है भाई। इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपना रोल अदा किए और बाद में भारत के प्रेसिडेंट भी बने प्रणब मुखर्जी साहब। तो इनका राइट आंसर एक हो जाएगा, नाम है प्रणब मुखर्जी साहब। भारत में अब तक केवल एक राष्ट्रपति हुए जिन्होंने पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए, वह व्यक्ति प्रणब मुखर्जी थे, जिन्होंने 2012 से 2017 के बीच भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में अपना जो है सेवा दिए। और वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है, प्रणब मुखर्जी साहब को, इन्हें ध्यान रखेंगे,
है ना। योजना आयोग के 3 उपाध्यक्ष आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। कौन कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। कौन बने? गुलजारी लाल नंदा, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तीनों साहब जो हैं कभी ना कभी योजना आयोग में उपाध्यक्ष के काम किए, बाद में जो है प्रधानमंत्री बने इंडिया के। ठीक है मेरे भाई। योजना आयोग वह संस्था थी जो पंचवर्षीय योजना, है ना, को प्लान करने का काम करता था, है ना। योजना का ड्राफ्ट उपाध्यक्ष तैयार करता था और फाइनली रूप से जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की सहायता से इसे लागू करवाया जाता था। तो योजना का जो पहले लागू होने का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया है। जो योजना आयोग था वो सिर्फ योजना बनाने का काम करता था, उपाध्यक्ष उससे समीक्षा करता था और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसे फाइनल रूप से मंजूरी देता था। ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये भी जो है अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं बच्चे। तो कुछ एक अधिकार जो है अच्छे अच्छे की पोस्ट का वो प्रधानमंत्री के पास भी है। ठीक है भाई। जैसे आरबीआई से संबंधित, योजना आयोग से संबंधित, है ना, या वर्तमान में नीति आयोग से संबंधित। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री करते हैं इनके उपाध्यक्ष की नियुक्ति, और अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री ही होते हैं, योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग में, है ना। पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अब इसको मैं 12 पंचवर्षीय योजना टॉपिक बैच में कवर करवा दिया हूं। तो मैं 5 ईयर प्लान जो 12 है उसमें किस किस चीज का निर्माण हुआ, पीएम कौन थे, ये सब बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं जो पढ़ा दिया हूं नहीं पढ़ाऊंगा। और पता ही आपको टुडे एग्जाम के टॉपिक बैच में 40 से अधिक टॉपिक को एक बहुत ही बढ़िया वे में पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में कवर किया गया है, ताकि आपको हमेशा याद रहे, और वो इतना ही जितना काम का हो, पूरे बर्डन नहीं। ठीक है। तो वहां देख लेंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम योजना आयोग से संबंधित उस समय उपाध्यक्ष कौन थे। भाई हवा के साथ क्वेश्चन का जो है सब कुछ बदल जाता है। पहले तरीके क्या थे पंचवर्षीय योजना पूछने का? ईस्वी पूछता था कि भाई ये पंचवर्षीय योजना का ईस्वी कब से कब। बाद में मॉडल पूछे जाने लगे, क्योंकि मॉडल वाले 3-4 ही पूछते हैं, हैराल्ड, डोमार, पीसी महालनोबिस और गाडगिल। इसके बाद में पूछे जाने लगे कि योजना आयोग के समय प्रधानमंत्री कौन रहते थे, है ना। इसके बाद में पूछे जाने लगे कि इस योजना, इस पार्टिकुलर योजना के समय निम्नलिखित में से किसका स्थापना हुआ या किसका नहीं हुआ। लेकिन अब उससे 1-2 कदम और आगे हम सोच लिए हैं कि भाई योजना आयोग के समय उपाध्यक्ष भी तो पूछा जा सकता, सॉरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आज इसी पर फोकस करेंगे। प्रथम योजना को हैराल्ड डोमार मॉडल भी कहा जाता था। 1951 से 56 इसकी अवधि थी। शॉर्ट में बता देता हूं। गुलजारी लाल नंदा इन्हें योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष माना जाता है, जो बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर बने, कार्यवाहक, है ना। इनके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी इंडिया में मनाया जाता है। 1956 से 61 तक इस योजना की अवधि रही थी। और बीटी कृष्णमाचारी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग में उपाध्यक्ष थे। ठीक है। योजना आयोग में उपाध्यक्ष थे, तो इसे ध्यान रखेंगे। मैंने पहले ही हेडिंग दे दिया है, योजना आयोग में उपाध्यक्ष पंचवर्षीय योजना के समय। तो आपको समझ जाना है जिस भी पंचवर्षीय योजना में जिसका नाम आ रहा है वो योजना आयोग में उपाध्यक्ष रहे होंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल साहब, इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल साहब, सुब्रमण्यम गाडगिल के बाद सी सुब्रमण्यम और डीपी धर ने भी इस दौरान कार्य किया। अभी चौथी पंचवर्षीय योजना से मुझे समझ में आता है कि एक से अधिक व्यक्ति जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रोल प्ले किए चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, सबसे कम दिन के लिए फॉर्म किया गया पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना ही था। ठीक है भाई। इसमें पीएन हक्सर जो है ये आपके योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे, और इसी में गरीबी हटाओ का लक्ष्य लाया गया था। ये काफी बार पूछा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, एनडी तिवारी, है ना, एसबी चौहान और पीवी नरसिम्हा राव साहब, जो बाद में चल के 91 के टाइम में भारत के प्रधानमंत्री बने आर्थिक उदारीकरण के समय में, है ना। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 85 से 90। मनमोहन सिंह साहब जो है योजना आयोग में उपाध्यक्ष रहे। बाद में मनमोहन सिंह साहब जो है 2 बार लगातार प्रधानमंत्री भी रहे आगे चल करके। और मनमोहन सिंह साहब बहुत सारे पोस्ट को होल्ड किए हैं, आरबीआई में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, बहुत सारे, है ना। इनके अलावा वित्त मंत्री। ये भैया 8वीं पंचवर्षीय योजना है। प्रणब मुखर्जी साहब जो है ना, प्रणब मुखर्जी साहब आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना का नेतृत्व किए, है ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने 13वें क्रमांक के। 9वीं योजना में आए मधु दंडवते, जसवंत सिंह और केसी पंत, है ना।
ये तीन तीन जो है यहाँ पे योजना आयोग, तीन तीन लोग जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम करे। अभी मैंने बताया था जो नीति आयोग है उनके उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी साहब बदल गए हैं, अशोक कुमार लाहिड़ी साहब हो गए हैं, उन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना, केसी पंत साहब 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इन्हें ध्यान रखेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में योजना आयोग के जो अध्यक्ष रहे थे मुख्य रूप से मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है योजना आयोग के प्रथम तथा आखिरी उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा तथा मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है मेरे भाई। लास्ट पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17 था, लेकिन बीच में ही नीति आयोग आ गया और योजना आयोग को जो है हटा दिया गया। ठीक है मेरे भाई। नीति आयोग एक क्या हो गया, हाँ भाई, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे 12वीं पंचवर्ष में बता दिए थे। अब देखिए नीति आयोग के बारे में, यहाँ पे सबसे पहले इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है योजना आयोग को रिप्लेस करके। ठीक है, इसके अलावा यह किस रूप में काम करता है, तो ये योजना नहीं बनाता है कि भाई 5-5 साल के लिए योजना बनाएंगे। इनके लिए एक लंबा प्लान जो है ये डिजाइन करता है 15-15 साल के लिए, 7 साल के लिए, है ना। और ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है भारत सरकार के लिए, इसे ध्यान रखेंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इनका यानी नीति आयोग का मेन मोटो है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पदेन रूप से। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होते हैं, जो वर्तमान में अशोक कुमार लाहिड़ी साहब है, अभी हाल में ही अपॉइंट हुए। सीईओ कौन होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, है ना। वर्तमान में निधि छिब्बर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीवीआर सुब्रमण्यम के जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि जनवरी 2025 में GSLV F-15 NVS-02 मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला 100वां मिशन था। ये तो बहुत ही पॉपुलर बात है भाई, तो ये सही है। अब देखिए ये GSLV F-15/NVS-02 क्या है, तो ये जो पहला रहता है मिशन के नाम में, ये रहता है आपके यान का नाम, रॉकेट का नाम, प्रक्षेपण यान, है ना। और ये दूसरा रहता है सैटेलाइट का नाम। ठीक है, तो सैटेलाइट का नाम NVS-0.02 हो गया, और GSLV का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, और इनके साथ F-15 GSLV F-15 जो है ये यान है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये यान के द्वारा NVS-02 जो है प्रक्षेपित किया गया था, और ये सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा, माफ कीजिए श्रीहरिकोटा, हाँ सही है, से लॉन्च होने वाला जो है 100वां मिशन था। ठीक है, इनके अलावा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह, जिसे इसरो ने दिसंबर 2025 में प्रक्षेपित किया, यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। ये भी सही है, ब्लू बर्ड ब्लॉक, है ना, ये भी सही है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह। ये बाहर से हम लोग बनवाए हैं, ये इसरो नहीं बनाया है, बनवाए हम लोग बाहर से, लेकिन लॉन्च करे हैं अपने यहाँ से, है ना। तो इसरो का ही माना जाएगा, इन्हीं का देखरेख में लॉन्च हुआ है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये काफी हैवी उपग्रह था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, मोबाइल फोन से संबंधित है ना। चलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। पहला पढ़ते हैं, NVS-02 NAVIC प्रणाली के तहत विकसित की गई नई पीढ़ी की नेविगेशन उपग्रहों में से दूसरा है। अब ये कैसा उपग्रह है, नेविगेशन उपग्रह है, कौन, NVS-02, है ना। इसे ध्यान रखेंगे। उपग्रह का वजन लगभग 2250 किलोग्राम है। GSLV F-15 यान के माध्यम से जनवरी 2025 श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था, है ना। इसके अलावा इसरो का श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण था आपका ये वाला NVS-02, इस नाम के जो उपग्रह गया है ना, ये 100वें क्रमांक के थे उस पार्टिकुलर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित होने वाला। अब दूसरा उपग्रह एक है LVM-3M5 CMS-03। अभी मैंने बताया, ये जो पहले है ऑब्लिक के पहले, ये रॉकेट का नाम है। अगर आपसे पूछे कि भाई CMS-03 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो आप ये बोलेंगे LVM-3M Mach-5, है ना। इसे नवंबर 2025 में प्रक्षेपित किया गया है। ये भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही रिलीज किया गया है। इसका वजन 4410 किलोग्राम था, जो अपने आप में बहुत हैवी होता है, लेकिन इससे भी हैवी आपका जो अभी मैंने बताया ब्लू बर्ड ब्लॉक वो हो गया। ठीक है, तो ये 4410 किलोग्राम था।
क्योंकि किलोग्राम इसलिए बताना जरूरी है मेरे भाई कि एग्जाम में किलोग्राम भी कभी कभी पूछते हैं, कितने किलोग्राम का ये जो है मिशन था, मतलब उपग्रह था, ठीक है। CMS-03 यह संचार उपग्रह जिसे GSAT-7R के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय भूभाग और समुद्री क्षेत्र, खास करके हिंद महासागरीय क्षेत्र में उन्नत संचार सेवाएं और अच्छा नौसेना कनेक्टिविटी को प्रदान करना, ठीक है भाई। इनके अलावा दिसंबर 2025 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने LBM-3 रॉकेट का उपयोग करके अपने सबसे भारी उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसको बनाने का काम दूसरा पार्टी ने किया है, लेकिन लॉन्च करने का काम इसरो ने किया है, तो इसरो का हुआ। इसकी वजन 6100 किलोग्राम है, जो अमेरिकी फर्म ACT स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित है। ये अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित है, याद रखना। कंपनी का भी नाम पूछा जाता है भाई, लार्सन एंड टर्बो पूछा जा सकता है, LNT जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है भाई इंडिया के लिए, है ना। इसको जो है कौन से कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है, तो LEO कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया है। इनके अलावा ये लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, यह मोबाइल को सीधे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे ग्राउंड स्टेशनों की आवश्यकता के बिना 4G 5G आप आराम से चला सकेंगे और वीडियो देख सकेंगे। चलिए, निम्न पृथ्वी कक्षा क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी की सतह से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर की एरिया लो अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उपग्रह अगर LEO में जो है प्रक्षेपित किया गया हो तो वो 2000 किलोमीटर पे ही जाके छोड़ा गया, ऐसी जरूरी नहीं है। 160 के बाद कहीं भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, और कहीं भी प्रक्षेपित किया जा सकता है ना। ये नहीं कि सीधे 2000 तक पहुंचा देना है ना। वैसे ही जो 36,000 है ना आपका, है ना, उपग्रह प्रक्षेपित करने का एक पैमाना 35,000 कुछ किलोमीटर है, कल ही बताया था, लेकिन 36,000 लगभग। तो जो कोई भी उपग्रह जाता है तो रॉकेट वहां तक नहीं जाता है, उसे जो है बीच में छोड़ दिया जाता है। बाद में उपग्रह का खुद का इंजन होता है, वहां चल के जाता है वो खुद अपने इंजन के बलबूते पे, ठीक है भाई। इसके अलावा इसमें संचार, पृथ्वी अवलोकन, वैज्ञानिक मिशन, नेविगेशन इत्यादि जो है प्रक्षेपित किया जाता है LEO में। CMS-3 मिशन को GTO, अब ये एक LEO आपने देखा, ये GTO जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है ना, ये जो भी मैंने 36,000 किलोमीटर वाला बात बताया था ना, एक स्टैंडर्ड उपग्रह प्रक्षेपण के लिए हाइट, तो इसका मतलब GTO का मतलब ये नहीं है कि ये 36,000 पे, GTO मतलब इस 36,000 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए रास्ता है, बीच में एक रोड के जैसा है। तो जो उपग्रह को यहाँ 36,000 किलोमीटर पे प्रक्षेपित करना है उसको GTO में जाके छोड़ दिया जाता है, बाद में खुद का इंजन स्टार्ट होता है उपग्रह का, है ना, और उस इंजन के बलबूते वो बाकी की सफर तय करता है, ठीक है। इनके अलावा तो समझ में ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कि भाई ये जो सबसे हैवी उपग्रह है इंडिया का, जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, हालांकि बनाया है बाहरी एजेंसी ने, ब्लू बर्ड ब्लॉक, तो इसे LEO कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। जो CMS-03 है इसे GTO कक्षा में प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। जुलाई 2025 में प्रक्षेपित GSLV F-16 निसार तो काफी पॉपुलर है ना, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना। तो ये नासा जो अमेरिकी एजेंसी है अंतरिक्ष वाली, और इंडिया के इसरो, दोनों का मिली जुली परियोजना है, जो जुलाई 2025 में जो है अंजाम दिया गया। यह भूकंप, भूस्खलन, जो भी आपदा वगैरह है उनके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। सितंबर 2025 में इसरो ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जो महारत्न कंपनी बन गया है हाल, ठीक है, तो इनके साथ एक समझौता किया है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने के लिए जो है हाल से करार किया है इसरो ने, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जून 2025 को माननीय गृह मंत्री आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए, गृह मंत्री मतलब अमित शाह साहब, है ना, मोटा भाई, तो अत्याधुनिक एकीकृत नियंत्रण कक्ष ICR-ER का उद्घाटन कहां पर, दिल्ली में किया है। और इस ICR-ER को किसने डिजाइन किया है, तो इसरो के तहत जो संस्था काम करता है NRC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो इनके द्वारा डिजाइन किया गया। कहां पे है, दिल्ली में। उद्घाटन कौन किया, अमित शाह। एक एक बात ध्यान रखना, किसी भी सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब किसी
किसी भी फॉर्मेट में, करंट बना के पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, है ना। तो सभी बात जानना जरूरी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, जो वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, मार्च 2025 को एनआईटी राउरकेला कहाँ पे रहेगा, उड़ीसा के अंदर, है ना। तो एनआईटी राउरकेला के अंदर एक अत्याधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इत्यादि को निगरानी करेगा, देख रेख करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो आपको जो है यहाँ पे विचार करना है स्टेटमेंट पे। जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उनकी गति और तरंग दैर्घ्य में बदलाव आता है। सही है क्या? गति और तरंग दैर्घ्य में बदलाव आएगा, रंग और फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा। तो सही है जी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है हमारा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह दर्शाता है कि कोई माध्यम प्रकाश को कितना धीमा कर सकता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग, है ना, परावर्तन, अपवर्तन और टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीनों से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर आने वाले समय में बन सकते हैं, सभी को समझ लेंगे और इसको समझेंगे, याद नहीं करेंगे। चलिए आइए, है ना। सबसे पहला है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हो गया। अब सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन हम समझेंगे। ये है प्रकाश के अपवर्तन का जो है दो इमेज। एक में आप देख रहे हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश हम लोग ले जा रहे हैं। दूसरे में आप देख रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में हम लोग ले जा रहे हैं। सघन नाम से स्पष्ट है, ज्यादा हार्ड होगा, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। विरल मतलब होता है थोड़ा कम डेंसिटी, जैसे हवा। सघन का मतलब आप कोई भी ठोस चीज ले लो, है ना। तो ये दोनों बात समझ में आ जानी चाहिए। ये देखिए, आपतित किरण जहां से हम रेज को प्रवाह करेंगे, है ना, आपतित किरण, है ना, जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं तो आप देख रहे हैं कि अभिलंब के तरफ झुक गया है। जाना चाहिए इसको ऐसा, लेकिन ये आया है ऐसा, थोड़ा सा झुक गया है। ये है अभिलंब भाई, तो इधर झुका है। अभिलंब की तरफ झुकने से कोण का वैल्यू कम हो जाएगा। अगर ये दूर भागता तो कोण की वैल्यू बड़ा हो जाता। मैं ये क्यों समझा रहा हूं अभी समझ में आएगा। अब जब देखिए इसका जस्ट उल्टा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। आना चाहिए ऐसे, जहां से ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है, लेकिन ये दूर भाग रहा है। मतलब ये जो आर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये बड़ा हो गया, ज्यादा का कोण क्रिएट कर लेगा। ठीक है, अब इसमें जितने भी नाम है ना, इसको पहले आपको याद करना है, मतलब समझना है, तभी आप आगे की चीज को समझ पाएंगे। सघन माध्यम, विरल माध्यम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। सघन माध्यम, विरल माध्यम आपने समझ गया होगा क्या होता है। सघन मतलब ज्यादा ठोस, विरल मतलब कम ठोस, मतलब कम घनत्व वाला। अब देखिए, जहां से हम आपतित किरण को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, देते हैं, प्रवाह करते हैं, कुछ भी बोलिए, तो इसके जो अभिलंब और आपतित किरण के छोड़ने वाले के बीच में जो कोण बना, इसे हम कहते हैं आपतन का कोण, है ना। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण है, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन का कोण। ये दोनों बात याद रखना। यहाँ भी सेम चीज है, आई और आर से आपतन कोण को हम आई से और अपवर्तन कोण को आर से जो है डिनोट करते हैं, और बाद में स्नेल के नियम में इसका यूज करते हैं। ये सब सिर्फ अभी सिखा रहा हूं, इसका नाम सब जान लो कि कहाँ के क्या है, बाद में आगे समझ में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन, अब यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है। एक बार और देख लीजिए, आपतित किरण जहां है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो क्रिएट हुआ कोण, इसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण है, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो जो किरण है, आपतित किरण, है ना, वो आपके जो है अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ठीक है, ये दो तीन बात ध्यान रखना। अब आइए, आई बराबर आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। अभी अभी जितना बात बोला यही चीज यहाँ पे लिखित में है। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। कुछ बात तो याद जरूर होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन का कोण बना था, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तन का कोण बना था, जिसे आर से किया गया था, है ना। तो अब देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का मुड़ना ही अपवर्तन है। कोई भी पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है और इसके दिशा में जो भटकाव होता है, जो मुड़ जाता है अपने ओरिजिनल दिशा से, तो वही है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, माध्यम बदलने पे होने वाले भौतिक परिवर्तन क्या क्या होता है। सबसे पहले जो बदलता है वो बदलता है वेग, स्पीड बदलता है। स्पीड जो है बदल जाता है ना। प्रकाश की गति बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, चाल जो है। अगर आप सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हो तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, यानी विरल से सघन में गया, विरल टू सघन,
तो इसकी स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ भी बदल जाता है ना, वेवलेंथ भी बदल जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति के साथ साथ कलर भी नहीं बदलता। ये VVI करके रखेंगे, 1000 दफा एग्जाम में पूछा जाता है कि जब प्रकाश है ना का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं बदलती है, तो वो है आवृत्ति, और रंग भी नहीं बदलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दिशा, यदि प्रकाश 90 डिग्री के अलावा किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। 90 डिग्री के अलावा किसी भी कोण पे जो है प्रवेश करता है तो इसकी दिशा बदल जाती है। सघन, सघन माध्यम की ओर जब प्रकाश विरल से सघन, मैंने अभी सघन विरल क्या होता है बता दिया, और अभिलंब की तरफ झुकता हटता ये भी बता दिया। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, माध्यम की ओर, जब सघन माध्यम की ओर जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी करीब आ जाता है, तो अपवर्तन का कोण छोटा बनता है। ठीक है, और जब विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है, तो है ना, तो ये वाला जो अपवर्तन का कोण था ना, ये बड़ा बनने लगता है। ठीक है, जब विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में तो अभिलंब की तरफ जाता है, छोटा बनता है। समझ में आएगी ना, ये वाला। इसके अलावा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब ये स्नेल का नियम जो पहले I और R बताया था इमेज में, है ना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये वाला है ना, ये वाला बताए थे आपतन कोण, और ये वाला बताए थे अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण जब सघन माध्यम में विरल से सघन में आएगा तो अपवर्तन कोण का वैल्यू कम होगा, है ना, और जब सघन से विरल में आएगा तो अपवर्तन कोण का वैल्यू बड़ा होगा, है ना। और स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I बट्टा साइन R होता है ना, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यानी साइन I बट्टा साइन R होता है स्नेल का नियम, साइन I बट्टा साइन R, है ना। तो R का वैल्यू जितना बड़ा होगा, है ना, R का वैल्यू जितना बड़ा होगा उस हिसाब से इसकी मान यहाँ पे जो होगा बदलेगा, है ना। यहाँ पे ये आपके स्नेल का नियम याद रखना है, इन दोनों का अनुपात होता है। डायरेक्ट कभी कभी 4 ऑप्शन देते हैं और आपको पहचानना होता है। अपवर्तन के कुछ उदाहरण, तारों का टिमटिमाना, ये 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, तो अपवर्तन। पानी से भरे कटोरे में तली में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले ही सूर्य आपको जो है दिखाई देने लगते हैं, तो ये अपवर्तन, ये सब अपवर्तन का उदाहरण है। कुछ प्रमुख चीजों का अपवर्तनांक देखेंगे, यदि थोड़ा सा आप टेक्निकल को एग्जाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है ना, तो 1.133, एल्कोहल का 1.36, इथिलीन ग्लाइकोल का 1.43, एयर का 1.0029 मतलब 1 के करीब। हीलियम का क्या होता है, हीलियम का 1.000036। तो इसमें जो कुछ चुनिंदा चीज है उसको याद रख लेना, जैसे ग्लास का हो गया, डायमंड का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है डायमंड का ही होता है ना, 2.42 होता है सभी पदार्थों में। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक डायमंड का होता है, इसीलिए इतना महंगा है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी के तेल का पूछा जाता है 1.44, तारपीन के तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50 और ऑक्सीजन का 1.0027, है ना। ऑक्सीजन की जगह पे कभी कभी हवा भी लिखा होता है डायरेक्ट, तो भी आपको यही मारना 1.0027। तो ये कुछ अपवर्तनांक की वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट याद रखनी होती है। अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उस माध्यम में उतनी ही कम हो जाती है, ध्यान रखना, और प्रकाश उतना ही अधिक मुड़ता है। अपवर्तनांक का मान हीरा का बहुत ज्यादा है भाई, है ना, तो उसमें प्रकाश की गति क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए हीरा बहुत चमकदार दिखता है, चमकता है। ठीक है मेरे भाई, वैसे चमकने का कारण टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसी क्वेश्चन के थ्रू। इनके अलावा प्रकाश का परावर्तन, ये अपवर्तन था, परावर्तन में कुछ ज्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट पढ़ना है। प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होता था, पास होता था लेकिन दिशा से मुड़ जाता था, है ना। अब ये क्या है, प्रकाश की किसी सतह से टकराकर, दर्पण वगैरह के साथ टकराकर भाई, है ना, और उसी दिशा में फिर से जो रे लौट आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है किरण डाला गया, आपतित किरण, है ना, और इसी दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया है,
है ना, तो परावर्तित किरण इसे कहेंगे। ये इसी दिशा में परावर्तन हुआ है, ये नीचे की तरफ नहीं। आवर्तन में क्या होता था, नीचे की तरफ माध्यम चेंज होता था, लेकिन इसमें क्या है, सेम साइड सेम माध्यम में वापस आ जाता है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, इससे 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपतन का कोण क्या होगा भाई, अभिलंब और आपतित किरण के बीच। परावर्तन का कोण क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, है ना, नाम से स्पष्ट है। इसके अलावा रडार और स्टेथोस्कोप जो होता है, ये दोनों ही, है ना, तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। लेकिन रडार में आप रेडियो तरंग का यूज करते हैं, वो एक अलग चीज है ना, रेडियो वेव है ना, वो एक अलग चीज है ना। लेकिन ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक बात ये ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप मतलब आला जो डॉक्टर के पास होता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि इको अगर आप सुनना चाहते हैं, तो जहां से आप बोल रहे हैं और जहां से चीजों को आवाज को टकराना है, उसके बीच में कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। अपवर्तन समझ गए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझ जाएंगे। देखिए अपवर्तन के जैसा ही ग्राफ है, बस इसमें क्या है, जहां पे अपवर्तन में सिर्फ एक इस प्रकार से एरो था कि भाई आपतित किरण हम एक ही बार डालते थे, यहाँ पे हमने कई बार डाले हैं, बस इतना ही फर्क है, आप समझ जाएंगे। देखिए इन तीनों को फिलहाल जो है भूल जाइए, खाली एक नंबर पे फोकस कीजिए, खाली एक नंबर पे फोकस कीजिए। ठीक है, सघन माध्यम से विरल के केस में हो रहा है ये, है ना, सघन माध्यम से विरल के केस में। इसका मतलब है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरना होता है ना। जब हमने एक से जो है प्रकाश को डाला, है ना, तो ये यहाँ पे आया, है ना। अब 2 से डाला तो अभिलंब से दूर भागने वाली गुण है, जब सघन से विरल में जाएगा तो यहाँ पे आया। 3 से इस पॉइंट से डालने का काम किया तो थोड़ा और गया, और एक ऐसा समय आया कि एकदम जो है इस लाइन के मतलब आ गया, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो जिस पॉइंट से आपने प्रकाश को जो है, जिस पॉइंट से आपने आपको प्रकाश को दिया है, सघन माध्यम से गुजरने के लिए छोड़ा है, विरल माध्यम में जाने के लिए छोड़ा है, सघन माध्यम में डाले तब तो विरल माध्यम में आएगा ना। मतलब इस पॉइंट से आपने छोड़ा है, और जिस पॉइंट से छोड़ने पर इस साइड में जो है ये वाला कोण यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया है, उस पॉइंट से लेकर अविलंब के बीच तक जो बना हुआ कोण उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये समझ लिए तो समझ लिए। देखिए यहाँ पे याद करो अपवर्तन वाला ग्राफ को, जिसमें सिर्फ एक ही एरो था, है ना, एक ही बार हम लोग प्रकाश को दे रहे थे, गुजार रहे थे, और लेकिन वहां पे विरल से सघन और सघन से विरल दोनों। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें सघन से विरल में प्रकाश को डालना होता है। हमने इस वाले पॉइंट से प्रकाश को छोड़ा, चूंकि यह अभिलंब से दूर भागेगा, सघन से विरल में जा रहा है, तो यहाँ पे आया। फिर हमने थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा दिया, है ना, अभिलंब से दूर से रेज डालना स्टार्ट किया, तो इधर भी अभिलंब से दूर भागा और इधर आया। फिर हमने और थोड़ा दूरी बढ़ाया, तो एक समय ऐसा आया कि ये वाली कोण जो है ना, इतना ये वाली प्रकाश मुड़ के इधर आने लगा, यानी 90 डिग्री का कोण क्रिएट हो गया, अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो गया। तो जिस पार्टिकुलर पॉइंट से रे डालने पे अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इतना ध्यान रखना। और जब क्रांतिक कोण से बढ़ा के हम लोग जो है यहाँ से प्रकाश डालना स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से यहाँ तो क्रांतिक कोण हो गया। अब क्रांतिक कोण से हटकर थोड़ा और आगे से हमने प्रकाश डालना स्टार्ट किया, तो एक ऐसा सिचुएशन आया कि प्रकाश इस माध्यम में ना आकर के ऊपर के माध्यम में यानी सघन से सघने में लौटना स्टार्ट कर देता है। इसे ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब जो चीज मैंने अभी मौखिक रूप से बताया, यही यहाँ पे लिखित में देखेंगे। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह प्रकाशीय घटना है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए एक निश्चित क्रांतिक कोण, अब ये क्रांतिक कोण क्या है समझ में आ गया, वह पॉइंट जब अपवर्तन का कोण 90 डिग्री का बना देता हो प्रकाश, है ना, तो उसे क्रांतिक कोण कहेंगे। से अधिक कोण पर, यानी क्रांतिक कोण से ऐसा था ना, ये 1 2 3 हमने यहां से प्रकाश डाला था तो वैसे मुड़ा था ना, तो जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी सेम माध्यम में वापस आ जाता है, और इसे हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण जब एक खास आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे वहां पे इमेज में
तीसरी बार जब हमने रे डाला तो हमने देखा कि ये वाला जो किरण इधर अपवर्तित हो रहे थे, ये एकदम इस लाइन पे आ गया, यानी ये वाली पूरा 90 डिग्री का कोण क्रिएट कर दिया था, है ना। तो खास पॉइंट जहां अपवर्तन को 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो उसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं जैसे हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का काम करना, मृग तृष्णा इत्यादि एंडोस्कोपी चिकित्सा वगैरह में काम आती है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में कुल कितने देश इकाइयों को शामिल किया गया है। देखिए इसमें जो है अभी तक फिक्स है 63+1 शामिल किया गया है हाल फिलहाल। 63 कंट्री है और एक यूरोपीय यूनियन को एक इकाई मान लिया जाता है, तो 64 आंसर करना होता है, ठीक है भाई। इनके अलावा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कुल 63 देश और यूरोपीय यूनियन के प्रदर्शन को ट्रैक किया गया। यह सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जो है प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति को माइंड में रख के जो है चीजों को रिलेट करता है और इसके आधार पर तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत 193 देश के सूची में 130वां रैंक जो है हासिल किया है। और भारत का जो है HDI स्कोर कितना है, तो आप कहेंगे 0.685 है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान पे आइसलैंड है ना, आपके मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। इनके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी इंडेक्स में भारत को जो है 102वें स्थान पे रखा गया है 123 देश में। मामला क्रिटिकल है भाई, 25.8 हमारा स्कोर है 100 में से, ठीक है भाई, कम है, कम नंबर पाए हैं हम। याद कीजिए 123 में से हम 102वें क्रमांक पे, मतलब 123 पे जो होगा वो सबसे ज्यादा भूखमरी वाला कंट्री होगा, तो हम भी करीब करीब नजदीक में ही है, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। इनके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, इसके अनुसार 147 देशों के सूची में भारत को जो है 116वें स्थान दिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, 116वां स्थान दिया गया है। पहले यह 118वां स्थान था इससे पहले वाले रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत पहली शीर्ष 100 देशों में शामिल होते हुए 167 देशों में अपना 99वां स्थान बना है। तो यहाँ पे हमारा कुछ बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संसद में बिल विधेयक पास करने के लिए आवश्यक शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया पॉलिटी को याद मत करना, इसे भी समझना ही होता है, इसे भी अच्छे से समझना है ना, अच्छे से समझ लेना, काम आएगा, है ना। देखिए धन विधेयक पर गतिरोध होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही कथन है। जब भी कोई धन विधेयक के मामला पे गतिरोध अगर उत्पन्न हो भी जाए तो उत्पन्न होने की संभावना है नहीं, क्योंकि लोकसभा में जाएगा, पास होगा। राज्यसभा को सिर्फ जानकारी के लिए पूछताछ कर लिया जाता है, उस पर वो कोई भी फैसला नहीं दे सकता और नकार भी नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर किसी कारणवश गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस पर कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है धन विधेयक के मामला में। तो पहला स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड है संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही है भाई। संविधान संशोधन विधेयक कहे तो बहुत बड़ा विधेयक, संविधान में चेंजेस लाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है विशेष बहुमत जरूरी है, साधारण बहुमत से काम नहीं होगा। अब ये जो सब टर्म है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ज्वाइंट सीटिंग, है ना, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ बहुत काम की चीज होता है। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। अब देखिए यदि विधेयक धन विधेयक है नहीं कोई भी, तो यह अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। इस मामले में इनका पावर सर्वोपरि है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। यहाँ पर एक चीज मैंने लिख दिया है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। VVI कर लेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है। मान लीजिए एक खिलौना का दुकान है, एक खिलौना का दुकान है, उस टॉयज के दुकान में बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं, लेकिन सब खिलौना रिमोट वाला कार तो नहीं है ना, है ना। तो ऐसा ही भले ये पूरा दुकान खिलौना का ही है ना, लेकिन रिमोट वाला कार का एक अपना अलग जगह है। तो वैसे ही सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होगा ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है। धन विधेयक इसमें केवल वे विषय आते हैं जो पूरी तरह से टैक्स यानी पैसा वाला, लेन देन वाला मामला, सरकार द्वारा उधार लेने या भारत की संचित निधि से पैसे निकालने जमा करने से संबंधित हो। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट वाला मामला जो है नहीं आता है, ठीक है। किसमें? धन विधेयक में खाली लेन देन वाला, एकदम कैश नगद नारायण, ठीक है। अब वित्त विधेयक में क्या आता है?
वित्त नाम से स्पष्ट है कि इसमें भी पैसा कौड़ी का बात होगा, तो होता भी है। वित्त विधेयक में अगर किसी बिल में टैक्स लगाने, मनी बिल की बात है, लेकिन साथ में उससे प्रशासन या किसी नई अथॉरिटी को बनाने बिगाड़ने की बात भी है, तो उसे धन विधेयक न कहकर हम इसे वित्त विधेयक कहेंगे। जहां धन विधेयक की आर्टिकल 110 था, वहीं वित्त विधेयक की आर्टिकल 117 के विभिन्न ब्रांचेस यानी 1 और 3 होता है। इसके अलावा धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सिफारिश जरूरी होती है। याद रखिए, धन विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति की 2 बार अनुमति लगती है। एक पेशी से पूर्व, है ना, पेशी पूर्व अनुमति लगती है राष्ट्रपति की, और एक जब लोकसभा में जो है आपका पारित तो हो जाता है और राज्यसभा से पूछताछ की घटनाएं संपन्न हो जाती है, तब प्रेसिडेंट साहब फाइनल जो है फिर से अनुमति देते हैं। तो 2 बार लगता है अनुमति राष्ट्रपति का धन विधेयक के मामले में। इसके अलावा लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्यसभा इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन, यानी सिर्फ पूछताछ के लिए एक फॉर्मेलिटी है। और अगर राज्यसभा को पूछ लिया जाए कि भाई ये धन विधेयक पास हुआ है, आपका क्या कहना है, राज्यसभा अगर 14 दिन तक कोई जवाब नहीं देता है तो इसे ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। ठीक है, इसके मामले पे संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। किसके मामले पे? धन विधेयक। अब वित्त विधेयक में आइए, फाइनेंशियल बिल क्या होता है बता दिया था भाई। वित्त विधेयक में भी मनी वगैरह की बात होगी, टैक्स वगैरह की लेन देन की बात होगी, लेकिन उसमें इसके अलावा कुछ नियम भी जुड़े रहेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन नियम रहेंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो वित्त विधेयक है, इसके मामले में राज्यसभा इसे खारिज भी कर सकता है, संशोधित भी कर सकता है, फुल पावर है। साथ ही गतिरोध उत्पन्न होने पे इसमें संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाया जाए। ठीक है, वित्त विधेयक पे है सभी प्रावधान, लेकिन धन विधेयक पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जब किसी कारण विधेयक या वित्त विधेयक, कोई भी विधेयक जब किसी साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, कोई भी विधेयक कहना गलत होगा क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान धन विधेयक के मामले में है ही नहीं। ठीक है, पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध पैदा हो जाता है, तब संयुक्त बैठक का प्रावधान है। राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर साहब करेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पे नोट करके लिखे हैं कि मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष का उस समय तबियत खराब है, ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो डिप्टी स्पीकर साहब करेंगे। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है इस प्रकार के ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी किसी कारण नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति जो है इस ज्वाइंट वाले बैठक का अध्यक्षता करेंगे। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष कोई भी संसदीय सदस्य नहीं होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। यहां पे आ जाते हैं साधारण बहुमत किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए साधारण बहुमत जो गांव घर में होता है, जैसे गांव घर में मान लीजिए छोटका मोटका पंचायती होता है, आदमी का मत पूछा जाता है। अब 10 आदमी है तो 6 आदमी एक पक्ष में, 4 आदमी दूसरे पक्ष में, तो 6 पक्ष वाले का जीत, तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। मान लीजिए किसी बैठक में 100 आदमी बैठा है, तो साधारण बहुमत मतलब 51 आदमी की जो है यस में जवाब होना चाहिए एक पार्टी को, तो उसे साधारण बहुमत से जीत दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो 50% से अधिक मिलना चाहिए। कहने का मतलब साधारण बहुमत उसे कहते हैं कि उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं, लोग हैं, उनकी जो है 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाती है, तो उसे साधारण बहुमत कहा जाता है। अब विशेष बहुमत नाम से स्पष्ट है, स्पेशल मेजोरिटी। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 368 यह संविधान संशोधन करने के लिए जरूरी होता है स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हो। ठीक है, सदन की कुल सदस्यता टोटल मेंबरशिप का 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 मत प्राप्त होना चाहिए। मान लो कि भाई लोकसभा में 543 सीट पे अभी चल रही है, तो इसका आधा 272 है ना, 272 400 144 5, हाँ ठीक है, 272 की तो एस में जवाब होनी चाहिए, है ना, लेकिन 272 की तो होनी ही चाहिए। अब मान लो कि भाई लोकसभा में उस दिन 400 व्यक्ति प्रेजेंट था, 400 व्यक्ति प्रेजेंट था, तो इसका 2/3 यस में होना चाहिए कम से। ये न्यूनतम आंकड़ा है 272, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन जितने आदमी प्रेजेंट थे जो मत डाल रहे हैं, उनका भी 2/3 मत प्राप्त होना चाहिए। इसे ही विशेष बहुमत कहा जाता है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए।
मान लीजिए कि भाई उपस्थिति घट के बहुत कम हो गया, क्योंकि 10% ही कोरम को चलाने के लिए जो है एक पैमाना फिक्स किया गया है, और ऐसे केस में 2/3 मतदान जो लोग कर रहे हैं उसका 2/3 272 से नीचे गिर जाए तो भी ये बिल पास नहीं माना जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कोरम क्या होता है? सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम 10% जो है सांसद की एबिलिटी जरूरी होती है। लोकसभा के मामले में ये 55 होगा और राज्यसभा के मामले में ये 25 होगा। चटपटा मसाला झाल मुड़ी कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279, ये तो संसद के लिहाज से मैंने साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, है ना, कितने सदस्य, कैसे क्या, ये सब बता दिया। अब ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 ये जरूर सुने होंगे, सबसे बड़ा है फैक्टर इंडिया में, है ना, जीएसटी। ये जीएसटी परिषद से संबंधित है, ठीक है ना। इसके तहत किसी भी प्रस्ताव का निर्णय को पास करने के लिए उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 75% भारित बहुमत आवश्यक होती है। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि भाई आपने संसद में मैंने जो पढ़ा दिया, आप वहीं पे जाके यही बात इसमें मत जो है सेट कर देना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 75% मतदान चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतदान करने की तरीका बड़ा कैजुअल है। आइए समझाते हैं, है ना। इस वाले परिषद में जो बैठक होगी किसी मामले पे, तो कोई भी बात तब पास होगा जब 75% मतदान हो। आइए सबसे पहले मतदान का वेटेज समझेंगे, तब आप समझ पाएंगे। देखिए वोटिंग पावर जो है, आपको पता है कि 279 ये आर्टिकल जीएसटी परिषद से संबंधित है, जिसमें 2+31 सदस्य होते हैं। 2 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 31 सदस्य जो है यूटी प्लस स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इनके कुल मतदान का वेटेज का 1/3 भाग दे रखे हैं, और ये जो यूटी है और सभी स्टेट है, उनको मिला के हम लोगों ने 2/3 मतदान का भार दे रखे हैं। यानी 33.3% जो है मतदान सिर्फ सेंट्रल करता है, और 66.6% मतदान जो है सभी राज्य और यूटी मिला के कर सकते हैं। और किसी चीज को पास होने के लिए 75% मतदान की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर अकेला केंद्र चाहे तो भी कोई चीज पास नहीं कर सकता, और अकेला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूल मिल जाए, सरकार मतलब केंद्र सरकार के विरोध में भी आ जाए, तो भी कोई चीज पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम 66% है और इसके पास मैक्सिमम 33% है। मतलब दोनों का कोऑपरेशन जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? तो केंद्र का 2 आदमी है, वही 2 आदमी अगर मतदान दे दे तो इनका 1/3 यानी 33% मत मिल गया। ठीक है भाई। और 2/3 जो है 31 सदस्य के 2/3 मतदान वेटेज है। मतलब अब लगा लीजिएगा परसेंटेज में भाई, 31 का वैल्यू 2/3 तो 100% का कितना होगा, उससे हिसाब से 1 का कितना हो जाएगा निकाल लेंगे। ठीक है भाई। मतलब अगर 31 सदस्य हाँ में वोट दे दिया तो 100% मतदान हो गया, है ना। अगर मान लीजिए कि भाई 31 में से 16 दे दिया, है ना, तो इसका लगभग 34% 35% हुआ यूटी और स्टेट का, और 33 उसका है, तो भी पास नहीं होगा। कम से कम 20, अगर 20 दे दिया तो 20 दे देगा तब लगभग हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसका जो है 33 तो खुद केंद्र का है, और 75 होने के लिए, है ना, 44 चाहिए, और तो 20-21 दे देगा ना तो हो जाएगा। आप लगा लीजिएगा, गणित हमसे ज्यादा तेज है। कहने का मतलब है 31 का वैल्यू 2/3 है और 2 का वैल्यू 1/3 है, यानी केंद्र सरकार का 1/3 वेटेज है, और जो स्टेट और यूटी के सदस्य हैं 31 सदस्यों में 2/3 मतदान का पावर है। ठीक है भाई। जीएसटी सदस्य बता दिए थे 33 सदस्य होते हैं, और इनकी बैठक स्टार्ट करने के लिए, यानी जैसे लोकसभा राज्यसभा में कोरम 10% है, तो इसका कोरम है कम से कम 17 सदस्य का। प्लेट विवर्तनिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट युवा मोरदार प्लेट पर्वतों, गर्तों और भ्रंश से घिरी होती है। बिल्कुल सही है, तभी तो भाई हिमालय का निर्माण हो गया है। पृथ्वी की सतह 7 प्रमुख प्लेटों से विभाजित है। वैसे तो बहुत प्लेट है, लेकिन जो मुख्य है वो 7 ही प्लेट माना जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत 1960 के समय अल्फ्रेड वेगेनर, हैरी हैस, जे मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था। यह कोई एक खोज नहीं है, यह एक शोध है जो बहुत दिनों का परिणाम है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज हुआ, हम लोग चीजों को समझते गए और आगे और भी समझेंगे। तो इसीलिए किसी एक आदमी का नाम नहीं आता है यहाँ पे, लेकिन अल्फ्रेड वेगेनर साहब से स्टार्ट जरूर हुआ था प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। ठीक है। इसके अलावा, है ना, जैसे विस्फोटी सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सब किसी पार्टिकुलर नाम आदमी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक आदमी का नाम है ना। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित है, जो आंशिक रूप से पिघले हुए एथेनोस्फीयर पर तैर रही है। ऊपरी क्रस्ट का ऊपरी भाग, है ना, मेंटल का ऊपरी भाग,
सॉरी 1960 के दशक में विकसित यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। एटमॉस्फेयर में संवहन धाराओं के कारण ये प्लेट गति करती है ना। तो कौन सी धाराएं के कारण यह प्लेट खिसक रहा है? संवहन धाराओं के कारण। आज भी खिसक रहा है, इसीलिए आप सुनने होंगे कि हिमालय की लंबाई जो है कई हजार वर्ष भर में कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है। क्यों? तो ये प्लेट के खिसकने से ही हो रहा है सब, है ना। भारत में बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, जो ताजे पानी सॉरी मीठे पानी की जो है बड़ा स्रोत है, इंडिया का सबसे बड़ा झील है ना, मीठे पानी वाला। तो ये प्लेट टेक्टोनिक से ही निर्मित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। और झेलम नदी से पोषित होता है यह वाला झील, बुलर झील। पृथ्वी की परत क्रस्ट का लगभग 98% जो भाग है 8 प्रमुख तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पहला क्लास देख लीजिएगा, वहां पे बताए थे जो संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 1% निर्माण करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा हिमालय का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ था, ये मैंने पहले ही बता दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगेनर ने 1912 में दिया था। इसके अनुसार पेंजिया विस्थापन के कारण जो है टूटा। उन्होंने इसके लिए ज्वारीय बल और उत्प्लावन बल को जो है कारण बताया। ठीक है, पेंजिया मतलब पूरा दुनिया ना पहले एक ही गोला था, जिसे मान लीजिए पेंजिया कहते थे, बाद में टूट टूट के अलग अलग महादेश बन गए, है ना। तो इसे समझेंगे, इन्होंने ही बताया। पेंजिया के पतन से सबसे पहले 2 भागों में बांटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हम लोग किस लैंड में है? हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, भारत गोंडवाना लैंड में आता है। निम्न भौगोलिक रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 2 ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं नीचे पढ़ाया हूं। देशांतर रेखाएं प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को मापता है। बिल्कुल सही है, देशांतर रेखाएं जो है प्रधान मध्य रेखा यानी 0 डिग्री के पास से पूर्व या पश्चिम की बात करता है, उत्तर दक्षिण की बात जो है अक्षांश रेखा करता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है चुंबकीय माध्यम रेखा एक ऊर्ध्वाधर तल है जो किसी स्थान के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरता है। ये भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो जाएगा। नीचे आते हैं, देशांतर रेखाएं क्या है? तो देशांतर रेखाएं वह काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, देखिए याद रखिए, देशांतर जो है पूर्वी पश्चिमी में रिलेशन देगा आपको, और अक्षांश जो है उत्तरी दक्षिणी में रिलेशन देगा। ठीक है, तो देशांतर जो है वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है और उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है। ठीक है, यह प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री से पूर्व या पश्चिम के बीच कोणीय दूरी को मापता है ना। जो दूरी वाली बात होगा ना, पूर्व और पश्चिम के बीच में रिलेशन देगा आपके देशांतर रेखा, और अक्षांश का कहानी कुछ अलग होगा, यहीं पे नीचे बताएंगे और इमेज भी दिखाएंगे, सही हो जाएगा। देशांतर रेखाएं स्थानीय समय और समय क्षेत्र के जो है निर्धारण में अहम योगदान देता है। भारत के मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है ना। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कितनी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है ना। इसीलिए भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का गैप हो जाता है। तो 82.5 डिग्री देशांतर का मतलब हो जाता है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, 320, 2.5 चौका 10, 330, है ना। 330 मिनट हो जाएगा। 330 मिनट का मतलब होता है 5.5 घंटा। चूंकि ये पूर्वी देशांतर में है ग्रीनविच के तुलना में इंडिया, तो इसीलिए जुड़ेगा। तो 5.5 घंटा जुड़ा है ग्रीनविच के टाइम से। अगर मान लीजिए कि भारत 82.5 डिग्री है ना पश्चिमी देशांतर में रहता, वेस्ट में रहता, तो 5.5 घंटा घट जाता। जैसे अगर मान लीजिए कि वहां पे इंग्लैंड में यानी ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो भारत में 5.5 बजता है वर्तमान में। अगर पश्चिमी में होता तो 5 घंटा घटा देंगे, 5.5 घंटा, तो उस समय जो है 6:30 बज रहा होता है इंडिया में। ठीक है भाई, 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने से 4 मिनट का अंतर होता है, यहाँ पे लिख दिया हूं। देशांतर रेखाएं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। 0 से 180 ईस्ट की तरफ और 0 से 180 वेस्ट की तरफ। टोटल गुना करेंगे 360 हो जाएगा, सॉरी जोड़ेंगे। प्रधान मध्य रेखा इंग्लैंड के कहां से गुजरती है? ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसे ध्यान रखेंगे। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। एक क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। कभी महासागर से रिलेट करके इसको पूछा तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी महासागर है, और मरियाना खाई जो दुनिया की सबसे अधिक गहराई वाला स्थल है, मरियाना ट्रेंच, ये भी प्रशांत महासागर का ही
पार्ट है। अक्षांश रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं यह भी काल्पनिक क्षेत्रीय रेखाएं होता है, 0 डिग्री के समानांतर खींची जाती है और यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की कोणीय दूरी को मापता है। जो देशांतर रेखा था वो भूमध्य रेखा के पूर्वी पश्चिमी की कोणीय दूरी को मापता था और ये जो अक्षांश रेखा है ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिणी की जो कोणीय दूरी है उनको मापने का काम करता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर प्राइम मेरिडियन रेखा को भी इंक्लूड किया जाए तो वो 180 प्लस 0 हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे 181 हो जाएगा। ठीक है, 90 90 180 और एगो 0 वाला तो 181 हो जाएगा। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, इसे ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाएं जलवायु क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए रोल प्ले करता है, जलवायु क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए रोल प्ले करता है। टाइम में देशांतर का रोल है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र को जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ जोन कहा जाता है या फिर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है हिंदी में। भूमध्य रेखा के पास स्थित इस कम दबाव वाली पट्टी है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें है ना आकर आपस में मिलती हैं, जिसे डोले ड्रम कहते हैं। और ये निम्न दाब होने के कारण जो है यहाँ पे काफी बारिश भी होता है। कहने का मतलब है, इमेज देखोगे तब समझ में आओगे। देखिए ये है भाई भूमध्य रेखा, ये वाला लाल पट्टी वाला, यहाँ देखिए ये जहाँ पे हमारा कर्सर है, जहाँ पे ये वाली कर्सर है अभी देखिए ये वाला 0 डिग्री, तो ये है आपका भूमध्य रेखा, प्राइम मेरिडियन रेखा 0 डिग्री बीचों बीचों है ना। तो ये वाला जो लाल वाला आपको पट्टी दिख रहा है ये ITCZ जोन है ना, ITCZ जोन। ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 5 डिग्री वाला पोर्शन है और दक्षिण में 5 डिग्री वाला पोर्शन है। यहाँ क्या होता है, दोनों तरफ से व्यापारिक पवनें चलती है ना। साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड इधर की तरफ गति करता है, इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड दोनों की तरफ से गति करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे व्यापारिक पवनें चला करता है और ये जो बीच वाला एरिया है ना, यहाँ पे बारिश होती है बढ़िया है ना। और इसके अलावा इस बीच वाले एरिया को डोले ड्रम भी कहते हैं। इतने सारी बात हम ITCZ जोन के बारे में जानेंगे। व्यापारिक पवन जो है केंद्र की तरफ चलती है, यानी भूमध्य रेखा की तरफ चलती है और दोनों तरफ निम्न दाब का क्षेत्र होता है जिसे ITCZ जोन कहते हैं है ना। इसके अलावा यहाँ पे बारिश बढ़िया होती है। इसके अलावा इसे डोले ड्रम भी कहा जाता है। ये जितना भी आप जोड़ सकते हो जोड़ सकिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। ये है भैया क्वेश्चन है एक। पहला है बांडीवास की लड़ाई यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का ही भारतीय विस्तार था। सही है भाई, उस समय यहाँ पे फ्रांसीसियों से बदला लेने के लिए चलाया गया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पे कब्जा किया था। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आइए कैसे सही है, क्यों सही है देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-1748 के बीच भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का पहला चरण था। यह मुख्य रूप से यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का ही विस्तार था। ठीक है, इसके अलावा यह प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। फ्रांसीसी गवर्नर ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। ये सब जो है ना पॉइंट अच्छे से याद रखिए। डायरेक्ट आपको कर्नाटक युद्ध से रिलेट करके पूछ लेगा कि डुप्ले ने मद्रास पे कब कब्जा किया, तो 1746 में। उस समय क्या था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का काल चल रहा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये समाप्त हुआ है ना एक्सला चैपल संधि के तहत। इस संधि के तहत जो है मद्रास अंग्रेज को तथा फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। एक शहर का नाम है लॉजिंगबर्ग जो इंडिया के बाहर है। तो ये दोनों शहर का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ कि इस काल में मद्रास पे कब्जा फ्रांसीसी ने कर लिया था है ना। तो बाद में कहा कि भाई तुम मुझे मद्रास दे दो और मैं जो तुम्हारा विदेश में लिया हूं जगह ना लॉजिंगबर्ग वो तुमको दे देता हूं। तो इसमें इस प्रकार की समझौता हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद। ठीक है, दूसरे कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 में। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच लड़ा गया। यह महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में है ना आरकॉट पर कब्जा कर लेता है। ये इंडिया में है। यह पांडेचेरी की संधि 1754-55 के तहत समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पूछा जाता है किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो पांडेचेरी के संधि के तहत। बाड़ीवास की लड़ाई 1760 में लड़ा गया। भारतीय इतिहास का यह एक निर्णायक जो है दो पावर के बीच में लड़ाई था। तमिलनाडु बाड़ीवास में हुआ था है ना। इसमें फ्रांसीसी सेना और इंग्लिश सेना भाग लिए थे। इंग्लिश सेना का जो सेनापति था उनका नाम था आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का जो सेनापति था उनका नाम था लाली, कॉन्टी डी लाली। ये दोनों के बीच में लड़ा गया था। ऑब्वियसली फ्रांस हार गया और यहाँ पे फ्रांसीसी शक्ति जो है लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो गया इंडिया में, कुछ एक जगह पे व्यापारिक अधिकार को छोड़ के। ऐसा नहीं कि इंडिया में उसी समय फ्रांस वाला जो है सब भाग गए, नहीं, व्यापारिक सेक्टर उनका एज इट इज रहा है ना। लेकिन जो और कानून वगैरह बनाते थे, जो अधिकार में उनकी जगह थे, वो सब हट गया। सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से जो है उनको छूट दिया गया। अंग्रेजों ने 1761 में पांडेचेरी पे कब्जा किया था।
ठीक है। इस युद्ध का समापन 1763 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ और जो पांडिचेरी पे कब्जा कर लिए थे अंग्रेज, तो फिर से जब ये संधि हुआ, युद्ध समाप्त हुआ वाडिवास की लड़ाई, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को फिर से पांडिचेरी तो लौटा दिया, लेकिन सिर्फ व्यापारिक शक्ति दिया और बाद बाकी का शक्ति जो है छीन कर दिया। मतलब फ्रांसीसी अब जो है बहुत बड़ा पावर नहीं रह गए इस युद्ध के बाद, है ना। यहाँ पे लिखा है बैटल ऑफ वाडिवास। तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था जो यूरोप में चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का ही एक विस्तार था जो स्टेटमेंट में रखा गया था। पलासी की लड़ाई 1757 में होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है ना, पलासी की लड़ाई। प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना जिसे अंग्रेजों में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। तो भैया ये थे आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न और आंसर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के प्रयोग करके व्हाट्सएप पे जाए और कंटेंट को छोटी सी फी अदा करके बाय कर ले और अपने जर्नी को सफल बनाए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ो वही जो काम कहो, बाद बाकी सब तो मोह माया है। चलो।